हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जो है 17 दिसंबर 2023 को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसका शिफ्ट 1 का हम लोग जो है सारा ही क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। वैसे आप जिन लोगों ने एग्जाम दिया है ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपने चेक कर लिया ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सारे ही आंसर जो है जो उसका एक्चुअल आंसर है वो मैं आपके साथ और एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपने इससे पहले जो एग्जाम के दिन या उसके बाद के जो रिव्यूज देखे होंगे उसमें लोगों ने रैंडम क्वेश्चंस को डाले हुए, बट मैं वेट कर रहा था कि सारे डिटेल क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो चूंकि वो आ गया है तो मैं आपको वही शेयर करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। 1 to 100 क्वेश्चन में मैथ्स और जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, लगभग करीब वो 8-10 क्वेश्चन पूछेंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है मैं जीएस पढ़ाता हूं, है ना। तो हम लोग जीएस के लगभग 90 क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए तो खैर जो आगे दरोगा या बिहार एसएससी का एग्जाम जो भी देंगे आगे, है ना, उन सभी एग्जाम में ये क्लास हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि बहुत रिसेंट अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ है, तो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान समय में। और कई सारे जो मैं कई बार प्रीवियस ईयर बार अभी मैंने प्रीवियस ईयर की मैं सीरीज चला रहा हूं, ठीक है, जिसमें बिहार स्पेशल में बिहार के सारे एग्जाम की, उसके अलावा मैंने बिहार एसएससी के, बिहार दरोगा के भी पीवाईक्यूज करवाए। और आप यहां पर देखेंगे कितने ही सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पीवाईक्यू से उठा करके लिए गए हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। बाकी चलिए क्लास को स्टार्ट करते, बहुत सारा क्वेश्चन है और हमें जल्दी से कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि पूछा था कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, जिसको एआईबीसी भी कहते हैं, है ना, इसको एआईबीसी भी कहते हैं, इसको आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो 5वां बैठक हुआ था ये कहां पर हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था आपका कुआलालंपुर में। ये कहां पर हुआ था? कुआलालंपुर। अब आपको पता भी होगा कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है। ये इसी साल का जीके है ना, इसी साल का करंट अफेयर से 6 मार्च 2023 को ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। बाकी आसियान के बारे में पॉइंट ध्यान में रखिए। वैसे मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल भी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को लगभग 90 क्वेश्चन एक क्लास में करने, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आसियान जो है 1967 में 1967 में बना। वर्तमान में अभी इसके 10 सदस्य हैं, ठीक है। और 10 जो है आप जिसको दक्षिण पूर्वी देश कहते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है वो सारे ही कंट्रीज हैं। यानी म्यांमार शुरू होता है, म्यांमार, थाईलैंड, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, ये सारे, बाकी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, ब्रुनेई है। तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उस 10 मेंबर हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कुआलालंपुर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके? आसियान भारत व्यापार, यानी इसकी जो आसियान की मैं बात कर रहा था, आसियान की जो है ये आसियान जो है ये 1967 में बना था, बैंकॉक घोषणा के द्वारा बना था, वो सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या निर्धारित है। देखिए राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? वो 500 है। बात समझ में आ रही है? और मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये आपका क्या है? ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम क्या है? वो है 60, ठीक है। तो मिनिमम जो है आपसे दोनों ही, यहां तो मैक्सिमम पूछा था, अधिकतम पूछा था, तो 500 हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि यूपी विधानसभा में 403 सीट है। सबसे ज्यादा कहां पर है? वो यूपी विधानसभा में, और कुल 403 सीटें हैं, ठीक है। और मिनिमम क्या होता है? तो वो आपका जो है 60 होता है विधानसभा में, ये ध्यान रखेंगे। बाकी आपको लोकसभा, राज्यसभा के भी अलग एग्जाम्स में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। इसके अलावा पूछा था केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, ये सब पीवाईक्यू में है। अगर आप पीवाईक्यू की सीरीज अभी पॉलिटी का चल भी रहा है, ठीक है, वो उसमें 70% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आप उस सीरीज को देखें तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आ चुके हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तर, मैं कई बार बताया है कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति होते हैं? कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने गलती करी होगी। आप लोग कमेंट बताएंगे कि अगर आप में से किसी से गलती हुई है तो आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। ये था आपका एनएनपी। अब देखिए यहां पर क्या है? एनएनपी एफसी है, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, सॉरी जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी। या तो लोगों ने एनएनपी और जो एफसी और एमपी में गलती कर लिया होगा, या फिर जीडीपी वाले में किसी ने मार दिया होगा। देखिए ये होगा आपका क्या, तो राष्ट्रीय आय जो है वो एनएनपी एफसी, यानी कि इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, एट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और यही एक्चुअल में आपका राष्ट्रीय आय होता है। यही आपका क्या होता है? वही वहां पूछा भी है, यही आपका एक्चुअल में राष्ट्रीय आय होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बाकी जिन लोगों का अगर आपका कोई एरर हुआ है, क्या हुआ है, आप लोग मेंशन जरूर करिए, है ना। और जो लोग नए हैं, जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, अभी आपने नहीं एग्जाम दिया, इसका मतलब है वो जरूर ध्यान से देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है।
आगे अगला बढ़ते हैं, है ना। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? देखिए संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो होता ही, अगर आपने सिविक्स पढ़ा है, ठीक है, ये भी पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। प्रधानमंत्री भी होता है, भारत का महान्यायवादी भी होता है। ये जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, ये नहीं होता है, तो इसमें शामिल नहीं होगा, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं ना, जो हमारा कैग होता है, जिसके बारे में अनुच्छेद है ना 148 में जो इसके बारे में मेंशन है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रहता है, तो संघीय कार्यपालिका में ये शामिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। कुछ लोग यहां भी, आई एम वेरी श्योर कि लोगों ने गलती किया ही होगा, ठीक है। वो या तो कोई महान्याय, और कंफ्यूजन दो ही में होगा, या तो वो महान्यायवादी मार के आए होंगे, या फिर वो, अगर आपने महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक मारा है तब तो आपका सही है। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? देखिए ये लॉन्च किया था ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया था? जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, रूरल एंड डेवलपमेंट जो है वो है ना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। और इसके लॉन्च करने का उद्देश्य था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, है ना, उन प्रोडक्ट को, है ना, एक मार्केट प्रोवाइड करना, है ना, या फिर कहिए कि उन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ई सरस जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ जो है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाल में ही पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध। अब रुद्राक्ष पाटिल के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, है ना, ये पहले संबंधित किससे, तो वो है आपका निशानेबाजी, यानी कि ये शूटर थे। क्या थे? शूटर है, सॉरी थे नहीं बोलेंगे, शूटर है, ठीक है। और इन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह भी सुनिश्चित कर ली। हुआ क्या था कि दिसंबर 2022 में जो है जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, जिसको ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप बोलते हैं, ठीक है, उसमें 2022 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, एयर राइफल में जो है इन्होंने स्वर्ण जीता, इन्होंने गोल्ड जीता, और इसके साथ ही इन्होंने जो है ओलंपिक में अपनी जगह भी सुनिश्चित कर ली है। इसलिए यहां से क्वेश्चन बना। कोई भी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज होगा या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी न्यूज होगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा भी था करंट अफेयर्स करके जाइए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला, ये भी करंट अफेयर्स का है। और ये कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। इसी साल जो है ये न्यूज में था, ठीक है, कि कैप्टन शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है, ठीक है, जो कुमार पोस्ट सियाचिन है वहां पर नियुक्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब देख लिया हमने। बिहार में प्रचलित कीमतों पर जो है ना 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? देखिए ये थोड़ा पुराना वाला डाटा पूछ लिया है, वैसे नया भी डाटा आ गया है। तो समृद्धि दर जो है उस समय ये 19-20 के लिए जो है ये था आपका 13.5%। कितना था? 13.5% था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अब महाजनपद से तो सवाल रहता है, देखिए खास करके क्योंकि महाजनपद से क्यों रहता है, क्योंकि ये बिहार की हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, और आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो महाजनपद से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप अभी बिहार SSC का एग्जाम आ रहा है, जरूर पढ़िए महाजनपद के बारे में। एंशिएंट, देखिए बिहार की हिस्ट्री में खास करके जो है आप ज्यादातर सवाल देखेंगे एंशिएंट और मॉडर्न से ज्यादा मेडिएवल से रहता है, बट कंपैरेटिवली कम रहता है। अगर नहीं विश्वास है तो आप PYQs मैं करा भी रहा हूं, वहां भी देखिएगा आप। मध्यकालीन में जो बिहार में जो 2005 के बाद के एग्जाम समय पूछे गए वो 150 करीब क्वेश्चन है, लेकिन वहीं आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा 400 से ज्यादा हमने क्वेश्चंस किए थे PYQ के सीरीज में। वो चल भी रहा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर ज्वाइन करिए, जिनका भी बिहार SSC का एग्जाम है या फिर आप बिहार दरोगा का मेंस देने जा रहे हैं तब भी आप उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, बिहार स्पेशल बैच। देख कौसाम्बी जो है उसकी कह रहा है कि कौसाम्बी की जो है ना वो किस महाजनपद की राजधानी थी? ये तो आपको पता होगा कि ये वत्स जो है ना उसकी राजधानी थी। किसकी थी? वत्स की राजधानी थी। बाकी भी आप देख सकते हैं, जैसे कुरु है उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, है ना, तो कुरु का क्या था? ये तो था इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। उसके बाद काशी की अगर बात करें तो इसका तो वाराणसी ही था, है ना, काशी का जो है वो क्या था आपका? वाराणसी था। और जब हम है ना जब हम कौशल की बात करते हैं तो कौशल की राजधानी कहां थी? देखिए कुरु का इंद्रप्रस्थ था, काशी का वाराणसी था, और कौशल का जो है वो आपका श्रावस्ती था। क्या था? तो कौशल का श्रावस्ती, तो ये भी लिख लेंगे, है ना, ये था आपका श्रावस्ती। बाकी 16 महाजनपद, हम सबको पता है कि महाजनपद की संख्या 16, 4 आपने यहां देखा, बाकी भी आपको पता होने चाहिए 12, ठीक है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, आगे क्या पूछा गया है। कह रहे हैं कि रूस किस संधि द्वारा जो है वह प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ये तो बहुत, है ना, ये आपको बिहार बोर्ड के 9th में जो है ना, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में दिया गया है तो वहां पर भी इसको मेंशन किया गया है। ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी, किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था रूस और, है ना, ये जो है वो ये हुआ था मार्च, है ना, ये 3 मार्च 1980, है ना, 1918 को ये हुआ था, ठीक है। ये रूस और जो केंद्रीय शक्ति है, सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, है ना, यानी केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, है ना, और उसके बाद उसमें बुल्गारिया, ये सब था, ठीक है। तो उसके बीच हुए थे, रूस और केंद्रीय शक्ति के बीच जो है ये संधि हुई थी 3 मार्च 1918। और इसके बेसिकली संधि के द्वारा जो है रूस युद्ध से बाहर हो चुका था। इसके लिए रूस को अपना कई सारा क्षेत्र जो है वो गंवाना भी पड़ा था। अब कह रहा है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात जो है वो कैसा होता है? देखिए विस्थापन, ये साइंस का क्वेश्चन है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात जो है वो हमेशा
1 के बराबर या 1 से कम होता है। मैंने अभी साइंस नहीं पढ़ाया है ना, ऑब्वियसली है ना, और ये मैं जान भी रहा हूं, और मैं आज बहुत जल्दी जो है, क्योंकि अभी मैं ऑब्वियसली जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अभी इसी पर ज्यादा क्लासेस चल रहे हैं। बहुत जल्दी मैं साइंस का भी क्लास लेकर के आऊंगा। बिहार एसएससी से पहले जो साइंस के भी क्लासेस को मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो आप लोग ये ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप खुद से जरूर पढ़िए, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहिए, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मेरे साथ भी पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। बाकी किताब मैं अगेन 50 बार ये रिपीट करूंगा, है ना, कि आप किताब को पढ़िए। टॉपिक्स जैसे आपको पता चलता है, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, आपको टॉपिक सारे क्लियर हो जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, उन टॉपिक्स को बुक से जरूर पढ़िए। कोई भी लेजिटिमेट बुक आप उठा लीजिए और पढ़िए उससे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, इसको गार्ड सेल भी कहा जाता है, तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का जो छिद्र है वो क्या हो जाता है, वो खुल जाता है ना। वो क्या हो जाता है आपका, वो खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाओं में जल जब समाहित होता है तो क्या होता है कि वो फूल जाती है और वो ओपन हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये साइंस का था बट इजी क्वेश्चन था। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना, ये भी क्लास 9 10th में, अगर आप बिहार बोर्ड के 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसको कहते हैं उदारीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। यही आपको पता होगा, है ना, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ये 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था। उसमें वो वित्त मंत्री थे, है ना। 1991 में भारत में जो है आर्थिक मंदी एक तरह से की स्थिति पैदा हुई थी, और उसके बाद जो है एलपीजी यानी कि उदारीकरण, है ना, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण कहते हैं, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला, कांगड़ा जगह ही, कांगड़ा वैली ही है। यहां से आप, अगर उम्मीद है कि सब लोगों ने सही मारा होगा, क्योंकि कांगड़ा जगह से ही पता चल जाता है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कांगड़ा लघु चित्रकला जो है वो कहां की है, वो हिमाचल प्रदेश की एक बहुत, है ना, आप कहिए कि उसकी एक पहचान है बेसिकली, ठीक है। तो कांगड़ा जो है वो कहां है, तो वो ये चित्रकला, इसको पहाड़ी शैली की भी चित्रकला कहते हैं। ये चित्रकला की पहाड़ी शैली बोल लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करा, अगेन क्लास आप 10th की किताब उठा लीजिए इकोनॉमिक्स की, वहां मिल जाएगा, ठीक है। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार बोर्ड का भी किताब पढ़ लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं, ठीक है। ये है आपका यूएनडीपी, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, एचडीआई इंडेक्स, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट्स को रखे जाते हैं, ठीक है, और एचडीआई नंबर भी दिया जाता है, जो मैक्सिमम 1 होता है और नॉर्मली 1 से कम होता है, यानी 0 पॉइंट समथिंग करके वो दिया जाता है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये भी मैंने पीवाईक्यूज के डिस्कशन में ऑलरेडी करवाया है आपको। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक किताब, ये अगेन बिहार बोर्ड के बुक में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मॉन्टेस्क्यू, बिहार बोर्ड अगर आप 9th का किताब पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो वहां पर द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम से किताब मिलेगी, जो मॉन्टेस्क्यू लिखा था, जिसमें उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सबके अलग होने की बात, इन तीनों अंगों के निर्माण की बात की थी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों पर परीक्षण करने के लिए गठित समिति का किया गया था, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या बोला है, जनजातियों के स्वशासन, ठीक है। मतलब ये भी जो है बेसिकली जो क्या बोलते हैं जिसको लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या सेल्फ गवर्नमेंट में लोग बोलते हैं, ये उससे संबंधित है। और ये कमीशन जो है ना, यहां पर स्पेलिंग एरर ले लिया, ये भूरिया कमीशन होगा, ठीक है। ये कौन सी समिति होगी, इसका नाम थोड़ा सा यहां एरर ले लिया, ये मैं यहां काट देता हूं। इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, ये थी भूरिया समिति, ठीक है, भूरिया समिति, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट आई, है ना, जिसकी रिपोर्ट 1995 में आई, 1995 में 1995 में इसकी रिपोर्ट आई। और भूरिया समिति, है ना, इसी समिति के सिफारिश पर, जो इसी के सिफारिश पर, ठीक है, एक अधिनियम लाया गया, जिसको कहा गया, सिफारिश पर एक अधिनियम लाया गया था, जिसको पेशा अधिनियम कहा गया था, ठीक है। ये दरअसल क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके विस्तार की बात की गई थी, और उसी के लिए ये पेशा अधिनियम लाया गया था। ये क्या था आपका, पेशा अधिनियम, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। वैसे बहुत लोगों को इसके बारे में उतना डिटेल पता नहीं होगा, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तभी, डिटेल में पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। वैसे पीवाईक्यूज में अगर आपको ध्यान हो, ये सारी कमिटी आ गई थी यहां से, देखिए यहां से बेसिकली जो लोग पढ़े होंगे ना, अगर भूरिया कमीशन उतना न्यूज में नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ में था, लेकिन जिन लोगों ने ये 3 कमिटी जो है, देखिए सरकारिया कमीशन आपको पता होगा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। अशोक मेहता और एल.एम. सिंघवी समिति, मैंने कई बार इसको सिविक्स के पीवाईक्यूज में रिपीट करवाया है, ठीक है, पढ़ाया है कि ये दोनों समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं, ये जनजातियों के शोषण से संबंधित नहीं है। जब ये तीनों छट जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, भूरिया समिति, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कितने लोगों ने सही मारा है और कितने लोगों का आंसर गलत हुआ है जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, कह रहा है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता जो हैं वो पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, तो ये किस तरह का अधिकार है। देखिए ये चॉइस वाला, ये चयन का अधिकार है, और वेरी श्योर कि इसमें लोगों ने सूचना का अधिकार कई सारे लोग मार करके आएंगे। ये चयन का अधिकार है, और इसके बारे में भी क्लास 10th में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, और साथ में उपभोक्ताओं के जानकारी के बारे में बिहार बोर्ड के क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है वहां पर यह मेंशन किया गया है, ठीक है।
चलिए, तो यहां पर आपको ये क्या है, चयन करने का अधिकार है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अच्छा इसी में एक है अभिनेत्र लेंस। लेंस की वक्रता जो है उसको रूपांतरित की जा सकती है, और वो किसके द्वारा की जा सकती है, ये जो सिलियरी मसल्स होता है जिसको हम लोग पक्षांभी पेशियां कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में जो है सिलियरी मसल्स भी कहते हैं, सिलियरी मसल्स भी कहते हैं ना, मसल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा ही जो है लेंस की वक्रता को रूपांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने, ये तो कितनी बार आ गया सवाल, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता के दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था, ये था मिजोरम, है ना। जो तीसरे स्थान पर था, ठीक है, वो आपका कौन सा था, मिजोरम में था, ठीक है। पहले स्थान पर कौन था, अगर राज्य की बात करेंगे ऑब्वियसली वो केरल ही होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए दूसरा कौन था, ठीक है। तीसरा तो यहां पर आपको पता है कि मिजोरम है। आगे बढ़ते और आगे के सवालों को देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट बताइए कितने लोगों ने इसको सही मारा था, क्योंकि इसमें मैं श्योर हूं कि मैक्सिमम लोगों ने गलत मारा होगा, ठीक है। क्योंकि ये वही लोग मार सकते हैं जिन्होंने डिटेल, चाहे पीवाईक्यू भी डिटेल स्टडी किया होगा या फिर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। देखिए, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, बहुत को तो यही कंफ्यूजन होगा कि मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेता है कि नहीं लेता, यहीं पे सवाल खड़ा हो गया होगा। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, यहां कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो लोग श्योर होंगे कि ये तो लोग भाग लेते ही लेते हैं, कि जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो ऑब्वियसली महाभियोग में भाग लेंगे। क्या मनोनीत लेते हैं, बिल्कुल मनोनीत भी लेते हैं। कौन नहीं लेता है, ठीक है, ये जो राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है, और जो आपका दिल्ली और पुडुचेरी, आपको पता है ये संघ क्षेत्र है, लेकिन इनमें भी यहां से भी लोकसभा मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये भी नहीं लेते, ठीक है। यहां एक पॉइंट नोट करिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये चारों ही भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो वो केवल ये दो सदन के लोग जो, यानी कि बेसिकली सिंपल भाषा में कहे तो दोनों ही सदन के लोग, चाहे वो निर्वाचित हो मनोनीत हो, राज्यसभा और लोकसभा सभी लोग भाग लेते हैं। बट ये विधानसभा के जो है उनके लोग जो है, विधानसभा के सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किन लोगों का सही हुआ बताइएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो एक और दो, केवल एक और दो है ना। तो यहां पर अच्छा सॉरी, इसमें कह रहे हैं कि कौन भाग नहीं लेता, तो यहां हो जाएगा 3 और 4 जो है, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा ये 3 और 4 नहीं लेता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि किन लोगों का आंसर इसमें सही हुआ था। एकरा राजधानी, ये तो बहुत आसान है भाई। अब जिन लोगों ने स्टेट कैपिटल, मैंने कई बार मेंशन किया था कि कंट्री कैपिटल को पढ़ करके जाइए, इससे एक सवाल तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एकरा कहां की राजधानी है, घाना की, ठीक है। ACCRA लिखा जाता है स्पेलिंग, ठीक है, इसका स्पेलिंग ACCRA, ठीक है, एकरा लिखा जाता है। अच्छा आगे है ना, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल में ही ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। देखिए, अब करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े तो बहुत आसानी से मार दिया होगा आपने, CBI ने चलाया था ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। अब क्यों चलाया था, आपको अगर कारण पता हो तो जरूर कमेंट में मेंशन करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है क्या कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, और सबसे सही मतलब जो है अधिक सही उत्तर चुनो, ठीक है। कह रहा है कि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं नहीं होती है। बात तो सही है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना, यहां तुलना होगा, ठीक है, यहां छूटा हुआ स्पेलिंग, यहां पर तुलना होगा, ठीक है, तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है। बात तो ये भी सही है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। देखिए ये वाला आंसर होगा, क्योंकि देखिए है तो ये दोनों ही, लेकिन क्या है सबसे सही उत्तर है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि परवलय दर्पण में जो है उत्तल लेंस की तुलना में जो है ना, एक तो रंग संबंधी असमानताएं और दूसरा जो गोलाकार विचलन है दोनों ही नहीं होता है, और साथ में ये हल्का भी होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की तुलना में ये हल्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो बलवंत, अब ये कितनी ही बार आया था, बलवंत राय मेहता समिति, ये पहली समिति थी पंचायती राज व्यवस्था पर, 1957 में है ना बनी थी ये, ठीक है। 58 इसमें रिपोर्ट पेश किया, और इसी के सिफारिश पर 1959 में जो है पहली बार राजस्थान में पंचायत राज समिति की स्थापना की गई, ठीक है। या कि पंचायत राज को शुरू किया गया, ठीक है, नागौर जिले से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। इससे आसान सवाल क्या ही पूछेगा, कुर्सेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संतों के कालक्रम से, ये हाल में ही मैंने जो है PYQs में ये क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि इसमें कौन कौन है, देखिए रामानुज, पहले आपको कालक्रम पता होना चाहिए। जैसे रामानुजाचार्य की अगर बात करें तो ये 1017 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तुलसीदास का तो 1511 में हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का 1486 में हुआ था, और नामदेव जो है इनका जन्म जो है, ठीक है, ये इनका जन्म जो है वो 1200 है ना
इनका जन्म 1270 में है ना ईस्वी में हुआ है। तो अब आप इसको ऑर्डर में कर लीजिए। तो पहले होंगे है ना रामानुजाचार्य, 2, फिर हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 2 4 से स्टार्ट है कोई, बिल्कुल ये पहला नंबर जो है 2 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया था? देखिए स्वावलंबन 2.0 जो है, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था? चलिए देखते हैं, है ना। देखिए स्वावलंबन 2.0 जो है वो स्वदेशीकरण के लिए लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया था किसने? नौसेना ने। किसने लॉन्च किया था? तो ये नौसेना ने लॉन्च किया, और ये स्वदेशीकरण से, है ना, जिसको इंडिजनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। यानी कि जो रक्षा तंत्र सब है, ठीक है, या फिर रक्षा विनिर्माण में, है ना, स्वदेशी को अपनाने की बात, या फिर कहिए कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा, ये भी करंट अफेयर्स का, इसको हीरो मोटोकॉर्प ने जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है। ये आसान तब है जब आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ऑब्वियसली टफ क्वेश्चन हो सकता है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? देखिए अलीनगर की संधि पलासी के युद्ध के पहले हुई थी, और रॉबर्ट क्लाइव और जिसके बीच पलासी का युद्ध हुआ उसी के बीच ये अलीगढ़ की संधि हुई थी। ठीक है, तो अलीनगर की संधि जो है ये हुआ था ब्रिटिश और शुजाउद्दौला के बीच, है ना, सॉरी सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला नहीं होगा, सॉरी, है ना। ठीक है, ये हुआ था आपका किसके बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, है ना, जो बंगाल के नवाब थे। अब ब्रिटिश की तरफ से इसमें कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, क्लाइव। ये फरवरी, है ना, ये फरवरी, ठीक है, करीब 9 आई थिंक 9 फरवरी, ठीक है, 1757 जो है उस समय ये लॉन्च हुआ था। सॉरी, ये जो है अलीनगर की संधि जो वो साइन की गई थी। ठीक है, प्लेइंग इट, है ना, माई वे जो है ये किसकी किताब है? तो बहुत फेमस किताब है, और वो है आपका सचिन तेंदुलकर की किताब है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि मुगल मेवाड़ संधि जो है ये कब हुआ? देखिए मुगल मेवाड़ संधि जो है ये 1615 में, 1615 में जो है मुगल बादशाह, ठीक है, अब उस समय कौन थे? जहांगीर और मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, उनके बीच हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? मुगल बादशाह जो है वो आपका कौन थे? है ना, जहांगीर, है ना, उस समय जहांगीर ऑब्वियसली थे। ठीक है, जहांगीर, है ना, और किसके बीच हुआ था? अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह मेवाड़ के थे, है ना, उनके बीच जो है, ठीक है, ये साइन हुआ था आपका, है ना, मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में। मंगल पांडे किस नेटिव में? मंगल पांडे की कहानी 1857 की क्रांति से, अब उनके बारे में जरूर ये ये 3435 NI। ठीक है, तो मंगल पांडे जो है नेटिव इन्फेंट्री 34 इन नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। अब ये तो 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार के एग्जाम में बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अब मुझे जहां तक लगता है इसमें भी बहुत लोगों ने गलत मारा होगा। लोग आपातकाल के बारे में पढ़ते तो हैं कि आपातकाल से संबंधित 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। आपातकाल से जब संबंधित बात करते हैं तो 3 आर्टिकल है, 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और 360 जो कि वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ये 3 है। ठीक है, अब सवाल लेकिन यहां घुमा दिया, यहां कह रहा है कि जो अनुच्छेद 19 है वो जो है आपातकाल के समय निलंबित हो जाता है। ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए ये जो आप राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो हमारे अधिकारों का निलंबन हो जाता है वो कौन से अनुच्छेद में मेंशन है? तो वो 2, एक 358 और 359। 358 में ये अनुच्छेद 19 के निलंबन, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके निलंबन की बात करता है। ठीक है, तो यहां आंसर होगा 358। और 359 में जो है वो जितने भी अन्य अधिकार हैं, अन्य जो अनुच्छेद है उसके निलंबन की बात कर रहा है, अन्य अनुच्छेद के निलंबन की बात होती है, कि है ना, निलंबन की जो है वो बात है। ठीक है, निलंबन की बात होती है। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये 359 में है। क्लियर है? तो ये बात हम लोगों को समझ में आ रहा है। और ये आपातकाल और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद आपका 352 के तहत लगाया जाता है। आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया हुआ है कि 2 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद कौन कौन सा? आपका 20 और अनुच्छेद जो 21 है, ये आपातकाल में नहीं खत्म होता, या फिर ये बना रहता है आपके साथ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे किसी न किसी एग्जाम में, बिहार एसएसबी एग्जाम में बहुत चांस है पूछने का। अनुच्छेद आपका 20 और 21 जो है, ठीक है, ये आपातकाल में निलंबित नहीं होता है, ये निलंबित नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ये निलंबित आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेलाडीला खान कहां पर है? ये बहुत फेमस है बेलाडीला, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो जरूर ये नाम पढ़ा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये लोह अयस्क का खान है, और ये छत्तीसगढ़ में, कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां पर है आपका? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बेलाडीला का जो खान है ये छत्तीसगढ़ में, और लोह अयस्क का खान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कह रहे प्रोजेक्ट 75I, है ना, 1 नहीं एक्चुअली 75I है ना, ये जो है आपका कह रहा है किससे संबंधित है? ये सबमरीन पनडुब्बी से संबंधित है, जिसमें 6 सबमरीन बनाए गए थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा, है ना, 6 सबमरीन इसके अंतर्गत बनाए गए थे, और वो 6 सबमरीन कौन कौन से थे? ठीक है,
देखिए इसमें जो 6 सबमरीन बनाए गए थे, अगर उसकी बात करें, सबसे पहला तो बनाया गया था, एक तो कलवड़ी बनाया गया था, कलवड़ी के अलावा खांदेरी था, ठीक है, खांदेरी के अलावा अगर आप देखें तो करंज था, है ना, करंज के अलावा फिर वेला था, है ना, वागीर था, वागसीर था। ये 6 जो है वो स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियां थी जो बनाई गई थी। प्रोजेक्ट अब वो बन चुकी है, पूरा हो चुका है, प्रोजेक्ट 75 आई, तो बहुत न्यूज में रहता है। और इस साल इसके, है ना, जो लास्ट के खास करके जो आपका 5वां और 6ठा यानी वागीर और जो वागसीर था, है ना, ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमारे साथ ब्रॉन्ज, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं, ये किसका मिश्रण है? ये तो आपको पता है कॉपर और टीन का। और एक ये भी बहुत पूछा जाता है कॉपर और जिंक का, तो ये किसका? ये इससे बनता है आपका ब्रास, है ना, जिसको आप पीतल बोलते हैं, ठीक है, ये पीतल बनता है। तो ये भी दोनों ही पूछा जाता है अक्सर, बहुत आसान, साइंस से भी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, वैसे तो मैं इसकी बात उतना नहीं करता हूं, लेकिन जब जो लोग अगर देख रहे हैं आप लोग, है ना, तो कट ऑफ वाला भी अगर आपको सवाल है ना, तो इस बार कट ऑफ अच्छे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई भी नहीं था और कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत सारे लोगों, बहुत ज्यादा नंबर जो आपको पता है कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम भी दिया है, प्रिपरेशन भी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी है, तो कट ऑफ भी अच्छी जाएगी, आप इसकी उम्मीद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं कट ऑफ पर ज्यादा बात करूंगा नहीं, ठीक है। पश्चिमी घाट में जो प्रचलित है कुदेरमुख, ठीक है, ये क्या है? कुदेरमुख बेसिकली क्या है? ये पर्वत चोटी है, ठीक है, कई कारणों से फेमस है पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो यहां पर मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान भी, यहां पर नेशनल पार्क भी है कुदेरमुख, ठीक है, तो कई कारण से फेमस है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपने ये ना बनाया होगा तो बेकार ही है पढ़ना, है ना, कीबुल, है ना, केबुल लामजाओ, ठीक है, जहां कहां पर है? ये मणिपुर में, अगर आपको पता होता, वैसे ये जगह भी पूछ सकता था, मणिपुर। और मणिपुर में कहां पर, ठीक है, तो मणिपुर में जो लोकतक झील है उसमें, ठीक है, लोकतक झील में ही ये आपका लोकतक झील जो है वहीं पर है ये, ठीक है, आपका केबुल लामजाओ जो है। और ये दुनिया का, ये भारत का ही नहीं, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? देखिए कौन सी संस्था को? दरअसल ये जो उपकरण और निवेश संबंधी जो भी संस्थाएं, उसका विनियमन जो है वो आरबीआई नहीं करता। किसको नहीं करता है? उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थाओं को नहीं करता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो खैर अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे, ये तो राजस्थान, इससे आसान क्या ही आपसे पूछेगा, अगर ये सब भी पूछ रहा है तो खैर ठीक है, आप क्या ही कह सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, कम बोलिए या कम विद्युत ऋणात्मकता बोलिए, या कहिए कि वो विद्युत धनात्मक। लिथियम जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है, ठीक है, एलआई की, है ना। बाकी देखिए सबसे अधिक अब पूछता, अब ये सबसे कम पूछा, लेकिन सबसे अगर अधिक पूछ लेता आपसे तब कौन होता? तब ये होता फ्लोरीन, है ना, ये कौन होता आपका? फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में जो है ना, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है एक क्या कांस्टेंट रहता है? ये रहता है आपका चाल, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता है एक समान वृत्तीय गति में। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और मेरे हिसाब से, और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला भी था। मुझे बहुत कम उम्मीद है कि किसी लोगों ने, आपने जो है वो अंदाजे में अगर मारा हो, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, तुक्का आपने मार लिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन मेजॉरिटी लोगों से नहीं बनने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये इसके कालक्रम की बात करता है। बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। एक आध इसमें मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली, जब मैंने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो एक तो है राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तो आसान है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1980 में आता है, ये तो थोड़ा आसान है, ठीक है। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये आया था 1971 में, 1970 में, ये भी ठीक है, इंदिरा गांधी के समय लाया गया था, ये भी आपका न्यूज में बहुत बार रहा है, ठीक है। अब ये जैसे कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ और अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, अब ये आया था 1985 में, ये मेन था, इसके बारे में कंफर्मेशन, ठीक है। और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की जो रोकथाम है, ये आई थिंक 1974 का था, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको ऑर्डर में कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका 4, तो 2 और 4 कहां है? पहले ही ऑप्शन में है, तो इसी पहले ऑप्शन से आप चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ना, ठीक है, आगे है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? और ये तो प्रभाजी आसवन है, ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि। अब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th की भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसका दूसरा चैप्टर जो है इसी के बारे में है, ठीक है, और वहां पर इसके बारे में बहुत अच्छे से मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट के लिए, ऑब्वियसली, है ना, जूट के लिए जो है गंगा का निचला मैदान जो है ना, वो क्या करता है? जूट के लिए। और जितना आप, जैसे आप वेस्ट बंगाल सब की तरफ जाए, उधर जूट, बिहार में भी जूट की खेती होती है ऑब्वियसली, और जैसे जैसे आप निचले मैदान में जाएंगे, है ना, जूट की खेती उतनी बढ़ेगी। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत है? द्वितीयक समक जिसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं बेसिकली, है ना, इंग्लिश में। तो सरकारी रिपोर्ट, ये भी तो सेकेंडरी सोर्स ही होता है। समाचार पत्र, है ना, पुस्तकें और वेबसाइट, ये सब सेकेंडरी सोर्स हैं। ये तो 1 to 4 जो है आपका सारा ही क्या है? आपका सेकेंडरी सोर्स ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन मगध राज्य की
था प्रथम राजधानी कौन सा? अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन उलट पुलट हो गया। देखिए, प्रथम मतलब कि प्राचीन मगध की जो प्रथम राजधानी वो कौन सा शहर था, ये तो आपको पता होगा भाई, ये राजगीर था। ठीक है, राजगृह भी इसको पहले कहा जाता था। ठीक है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा है जिसको ये रोग है आपका काला आजार, इसको काला आजार बोलते हैं। ठीक है, या इसको आप एक और नाम जानते होंगे, इसको लिस्मेनियासिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी रोग को, काला आजार को जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिस्मेनियासिस, है ना। ये एक मच्छर द्वारा कैरी किया जाता है ना, इसको बोलते पहले लिस्मेनियासिस। ठीक है, लिस्मेनियासिस इसको बोलते हैं, है ना इसको। और इसको जो कैरी करता है एक मच्छर, जो इसको कैरी करता है, मच्छर एक्चुअली नहीं करता, इसको मक्खी कैरी करता है, सैंड फ्लाई कैरी करता है, और उसका नाम है, उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमस, है ना। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई जो है वो इसको कैरी करता है। तो फ्लेबोटोमस बेसिकली मक्खी जो इसको कैरी करता है ना। आप लोग इसके जो अब ये रोग वाला ऑब्वियसली हर बार से क्वेश्चन रहता है साइंस में, है ना। तो ये सब टॉपिक मस्ट रीड टॉपिक होता है ना। आप कोई भी खास कोई भी एग्जाम की तैयारी, जहां जीएस पूछता है उसमें ये सब टॉपिक मस्ट रीड वाला है कि आप डिजीज को पूरा पढ़ के जाइए, उसका कारक को पढ़ के जाइए, वो जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, किस तरह का रोग है, उसका इंजेक्शन कौन कौन सा है, कॉज क्या होता है, वो सब है ना। मोटो जीपी भारत रेस अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस में रणवीर सिंह सब भी आया था। ठीक है, ये तो ग्रेटर नोएडा, मेरा फ्रेंड सब भी मुझे भी एक्चुअली बुलाया गया था इसको में शामिल होने के लिए। ठीक है, मेरे फ्रेंड लोग उसमें गए थे। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। ठीक है, और वो है आपका मोटो जीपी भारत रेस 2000, और ये भारत के लिए अचीवमेंट था, भारत में आयोजित हुआ। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसे विचरण करती हैं? ये केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में विचरण करती हैं। कैसे करती हैं? तो ये केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही विचरण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल करके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो लेने जा रहे हैं? उन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम है माया। ठीक है, वो डेवलप किया है। ठीक है, तो माया जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। फिर वर्ष 2011 में, अब 2011 की जनगणना हर एग्जाम में, अभी बिहार एसएससी, फिर आप बिहार दरोगा का भी मेंस दीजिएगा, जनगणना नहीं पढ़े तो इस बार तो जरूर जाके पढ़िए, है ना। तो 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो दमन दीव में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां हम लोग बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे, नॉर्मली आप मुझे वीडियोस में बहुत डिटेल में जाते हुए आप देखते होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज के सीरीज में, है ना। यहां पर क्वेश्चन ज्यादा है, 90 क्वेश्चन है, और कम टाइम में ये मुझे बस आपको इन्फॉर्म करना है, ये बताना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ जो वो आपको मिल जाएगा, आप उसमें जरूर इसको देख लीजिएगा। बहुत ठंडे मौसम में टीन जो है निम्न में से किस कारण से ये पाउडर में बदल जाता है? देखिए, ये अक्रिस्टलीय होने के कारण होता है। तो ये सफेद टीन के स्लेटी टीन में, है ना, बदलने के कारण, जो कि एक अक्रिस्टलीय है ना, वो क्या होता है? वो आपका पाउडर में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको ये भी अगेन ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, साइंस में ये उतने इसका कोई डिटेल मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते थे। जो कुछ क्वेश्चन स्किप करने वाले उसमें मैंने एक पीछे बताया, है ना, पॉलिटी का क्वेश्चन था, आप एक ये क्वेश्चन को कर सकते थे। अब जैसे नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में कौन से भारतीय शतरंज ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? ठीक है, ये बहुत न्यूज में आया था, है ना, ये था डी गुकेश, है ना, डी गुकेश ने हराया था। ठीक है, तो ये बहुत न्यूज में रहा था, ये तो आपको मस्ट बना के आना चाहिए था, है ना। आगे बढ़ते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य कैसा संबंध होता है? अनुपातिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, धनात्मक, ऋणात्मक। देखिए, एक किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी जो पूर्ति की मात्रा, उसके बीच हमेशा एक धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, कैसा संबंध होता है? तो वो जो है उनके बीच जो है धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के अच्छा कह रहा है कि किसी भी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जब हम फसलों को उगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको फसल चक्र कहते हैं। ये तो बहुत कॉमन, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग क्या फसल चक्र कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। रुपया कहां की मुद्रा? इंडोनेशिया की मुद्रा। भाई रुपया में क्या कंफ्यूजन है? कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, ये स्थिर पूंजी। देखो नाम से कच्चा माल कैसा होगा? स्थिर पूंजी तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कच्चा माल से प्रोडक्ट बनना है, तो ये कार्यशील पूंजी में हो जाएगा। ये भी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत सिंपल, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। व्यावसायिक बैंकों का क्या काम है? जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना, यही व्यावसायिक बैंकों का काम है। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा? अब ये क्लास 9 का, अगर आपने एनसीईआरटी इवन बिहार बोर्ड का भी किताब पढ़ा हो तो उसमें इसका मेंशन है। एक्चुअली एनसीईआरटी में इसका मेंशन है, बिहार बोर्ड के बुक में नहीं, सॉरी, एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है। वो है मिराबो और अबेशियस। ठीक है, मिराबो और अबेशियस ने नेशनल असेंबली के गठन की बात करी थी, या एक तरह से उसको कहिए कि गठन की घोषणा की थी। कौन थे? मिराबो और अबेशियस जो है, इन दोनों ने। ठीक है, चलिए। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अच्छा, ये भी आ गया है, ये तुनीर, आप चलिए इसको कर लीजिए। ठीक है, ये हिंदी का एक क्वेश्चन डाल दिया है। भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका जो है, इनको ये तो आपको पता है, ये संगीतकार, कलाकार, एक अभिनेता सब थे। ठीक है, ये तो कला आप सीधा कह सकते हैं। इनको पद्म भूषण, अब तो भारत रत्न इनको मिल चुका था। ठीक है, तो पद्म विभूषण तो खैर कोई अब उनके लिए मैटर नहीं, वैसे वो भी उनको मिला हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से
अनअपचयी, जिसको रिड्यूसिंग शर्करा यानी रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। ये रिड्यूसिंग शुगर कौन सा इसमें, ठीक है, इसी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलोबायोसिस, ठीक है, मतलब सेलोबायोस है ना। तो सेलोबायोस जो है ना, ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी कि इसको अनअपचयी शर्करा कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख कहां है, देखिए मुख्यमंत्री का उल्लेख कहां है, तो वो 163 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है, लेकिन इनके कार्य और शक्ति, और इसमें भी एक पर्टिकुलर चीज मेंशन है, वो क्या है, अनुच्छेद 167 जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो है मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति है ना, उनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उसको मेंशन किया गया है। यानी कि सॉरी, राष्ट्रपति बोलते हो, सॉरी मिस्टेक, राज्यपाल के प्रति, यानी कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देने संबंधी जो कर्तव्य है ना, उसको मेंशन किया गया अनुच्छेद 167 में, और यही मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों के रूप में मेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, मतलब वो कहां से होता है, तो ये रुधिर यानी ब्लड के, ये ब्लड के द्वारा होता है, यानी कि आंत में पाचन के बाद जो है, डाइजेशन के बाद जो है, ठीक है, जो वसा, जो अवशोषित वसा है वो ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है। बात समझ में आ रही है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, इसको बोलते हैं स्कंदन, कोगुलेशन है ना, या क्लॉटिंग में जिसको बोलते हैं, आपने रक्त स्कंदन पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा होगा, और वही प्रक्रिया यहां पर होती है। जब फिटकरी, आप गंदे पानी में फिटकरी को डालते हैं और उसको एक तरह से साफ कर देता है, स्वच्छ करता है, तो यहां पर कोगुलेशन है ना, या फिर इसको क्लॉटिंग भी बोलते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉपर छीलन को सांद्र इसमें डालेंगे, H2SO4 में डालेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखिए मतलब अगर आप कॉपर को बेसिकली H2SO4 में डालेंगे तो ये बनाता क्या है, ठीक है, ये गर्म H2SO4 में डालेंगे, देखिए ये बना लेगा आपका, एक तो बना लेता है कॉपर सल्फेट बनाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, प्लस आपका क्या बनाता है, ये बनाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहां सल्फर डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मारिए, ठीक है, तो यही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया, अगर ये सब पूछ रहा है, देखिए ये सब तो कोई भी बना लिया होगा। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई खादर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको खादर कहते हैं। तो गंगा के मैदान में जो है, जो नवीन जलोढ़ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं खादर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व, अच्छा, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, भाई ये तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हम लोग 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, डेट सब पूछता है ना। प्रयाग प्रशस्ति का रचना, ये तो भाई कौन है, ये हरिसेन है, ठीक है, जो इलाहाबाद वाला जो अभिलेख है ना, इलाहाबाद का अभिलेख इसी से संबंधित है ना। इलाहाबाद अभिलेख जो है ये इसी, कई बार एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन है ये, गुप्तकाल में, अच्छा इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। देखते हैं जीवाणु जनित कौन सा है भाई, ठीक है, कुष्ठ रोग और टिटनस, बिल्कुल। अगर आप इसमें कुछ भी जाने, जैसे आप टिटनस अगर जाने के बैक्टीरियास होता है ना, फिर हैजा भी बैक्टीरियास होता है, इसको कॉलेरा बोलते हैं, है ना, विब्रियो कॉलेरी जो आपने सुना होगा, तो ये तो है ही, ठीक है, ये होगा, साथ में ये भी होगा, ठीक है। पोलियो वायरस से होता है, इसमें आप रेबीज देखिए वायरस से होता है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका ए और बी होगा, ए भी है, हाँ बिल्कुल है, तो ए भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे टिटनस सुनने में बहुत लोगों को लगता होगा वायरस से होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया से होता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल पूछा है भाई, इससे आसान क्या पूछेगा आपसे। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य कारण, मैंने बताया था ना कि 1991 में जो है यहाँ पर आर्थिक मंदी आई हुई थी, तो कह जा रहा है कि तो उस समय आर्थिक सुधार, वही जो मैंने कहा था कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको अपनाया गया। तो कह रहा है कि इसका मुख्य वो तात्कालिक कारण क्या था, क्या वो राजकोषीय घाटा था, गरीबी था, मुद्रा, ये था भुगतान संतुलन का संकट, ठीक है। उस समय चूंकि हम लोग इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे, ठीक है, और इसके कारण जो है जो हमारा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, वो रिड्यूस हो गया या फिर वो कम हो गया था, ठीक है। तो उसको लेकर के समस्या आ गई थी, उसी को भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। चलिए, इमरजेंसी या आपात, ये तो बोलते हैं एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ना, इसको इमरजेंसी, ये स्ट्रेस सबके टाइम में रिलीज होता है आपके बॉडी में, ठीक है, इसको एड्रेनलिन बोलते हैं। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, बायो में ये इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन्स अगेन पूछा जाता है, हार्मोन्स को जरूर पढ़िए। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र, ये तो हाल फिलहाल में जामनगर में बना है, गुजरात में, ठीक है, जामनगर गुजरात में, ठीक है, और यहां पर बना है, ठीक है। एक्चुअली हाल फिलहाल में बनना टाइम तो हो ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आगे है। अंत्योदय अन्न योजना, ये तो 2000 में आई थी, अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में आई थी। कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जो पूछे जाते हैं, जरूर इसको पढ़िए, है ना, और इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो बाकी वो चीजें आपको हो ही जाएंगी, ठीक है। खैर, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ये तो 7वां ही भाग है, ठीक है, भाग जो 7वां है उसी को हटाया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956। मैंने भाग भी पढ़ा था, उसमें कई बार बताया है, ठीक है, और वैसे पीवाईक्यूज में भी कई बार आया हुआ है।
प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, इस तरह के प्रक्षेप को क्या कहते हैं? इसको हम दिगंशीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको दिगंशीय प्रक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिगंशीय प्रक्षेप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये नौ परिवहन में यूज होता है ना। ये नौ परिवहन के लिए कहिए कि हेल्पफुल होता है। किसमें होता है? ये नौ परिवहन है ना, जो नाव का होता है परिवहन, ठीक है, उसमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? म्यांमार को आपको जरूरत ही नहीं। अगर आपको तिब्बत वाला क्षेत्र जाना है तो भारत म्यांमार की सीमा को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको चीन सीमा में घुसना ही पड़ेगा। नेपाल सीमा में भी आप, है ना, जब तिब्बत वाले क्षेत्र में इंटर करते हैं तो एक तरह से आप नेपाल सीमा को भी क्रॉस करते हैं। भारत भूटान सीमा ये सब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अल हिलाल, ये जो अखबार है इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए ये उर्दू दैनिक अखबार था। अबुल कलाम आजाद ने इसको शुरू किया था। ये 1912 में अखबार शुरू हुआ था, 1912 में शुरू हुआ था। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य ये कौन थे नहीं, पूछा जा रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं या मनोनीत होते हैं, ठीक है। ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक? यहां भी लोग कंफ्यूज होंगे। जैसे अस्थायी बंदोबस्त को जो शुरू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, ऑब्वियसली सब इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसका जो प्रपोजल या फिर इसके जो मेन प्रस्तावक थे बोलिए, वो थे सर जॉन सॉर, जो बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1793 से 98 तक, ठीक है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और ये अस्थायी बंदोबस्त के मेन प्रस्तावक थे, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे, देखिए ध्वनि का वेग जितना सघन माध्यम होगा उतना बढ़िया, तो ये तो आपको पता है स्टील में होगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें संशोधन किया गया था। ये तो एक ही बार किया गया और वो है 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा है ना? तो वो आपका सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, उसके बाद आपका सोशलिस्ट है ना यानी सामाजिक, ठीक है, और साथ में अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। मतलब समाजवादी बेसिकली बोलिए, समाजवादी है ना, जो सोशलिस्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत, ये भी मैंने पीवाईक्यूज में कई बार बताया, अभी मैंने जो बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा उसमें बताया था, है ना, 3 लोग थे, है ना, 3 जो है सत्याग्रही जिसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और उनसे पहले कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे यहीं पर जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड ये फर्स्ट थे, तो आंसर यही हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है। वैसे दूसरे सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसका आखिरी क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित जिलों में से जलोढ़ दोमट मैदानों से कौन सा उत्तरी पश्चिमी भाग नहीं, मतलब बेसिकली इनमें से कौन सा जो है वो जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है? ये अपना ही, ये मेरा शहर है जहां से मैं हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, वो है आपका पूर्णिया, ठीक है। तो ये पूर्णिया नहीं है, ठीक है। इसमें हमने जो है आपने देखा ये शिफ्ट 1 का था, है ना। शिफ्ट 1 के हमने सारे ही क्वेश्चन जो है, ठीक है, शिफ्ट 1 के हमने सारे ही क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन मतलब जीएस के सारे क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, ठीक है। जीके जीएस का जो सारा क्वेश्चन था वो हमने कर लिया, ठीक है। आपका जो दूसरा वीडियो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर, जो लोगों ने एग्जाम दिया आप आंसर चेक कर लीजिए, और जो लोग नहीं दिए वो लोग मस्ट इसको जरूर, वैसे आपने पूरा वीडियो तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने देखा ही है ना, यहां तक आप आए हैं तो चलिए। बाकी आपने, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये चैनल आपके एग्जाम में ऑब्वियसली बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। हमारा अभी बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है जीएस का, और जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी चल रहा है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। ऑब्वियसली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। और मैं और जो यहाँ के डायरेक्टर सुधांशु सर है वो करवा रहे हैं, तो जरूर उन वीडियोस को देखिए, वो आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो पूछे गए, कई सारे, क्या मैं अगेन ये कहता हूं बार बार कि 70 to 80% क्वेश्चन जो बिहार में ना वो पीवाईक्यूज हैं, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कारण क्योंकि बस तरीका क्या है, देखिए तरीका है कि आप, अगर आप भले दरोगा के एग्जाम दे रहे, बिहार एसएससी का एग्जाम दे, आप प्रीवियस ईयर सारे ही करिए। आप बिहार एसएससी का जो लोग एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं, आप बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बीपीएससी, बिहार कोई भी सहायक पुलिस का कोई एग्जाम है, बिहार पुलिस का, हर एग्जाम में जहां जहां जीएस पूछा गया है उन सबको कवर करिए, और फिर देखिए उससे बाहर आपका 70 to 80% क्वेश्चन तो उसी में आएगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे अगेन अगर आप 80% भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है भाई, उससे ज्यादा कट ऑफ तो जाती ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं हम लोग खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।